गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये अपनी माइक्रो टेस्ट सीरीज़ से अलग हटके है। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि सर बुक के बारे में बताएं, बुक के बारे में बताएं। तो आज मैं बुक का पूरा ही रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूँ, पूरा ही खोल के बुक के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपनी जो बुक, इससे पहले अपनी सिखवाल में बुक आती थी। ठीक है, वो बुक भी बहुत अच्छी थी। पर अब चूंकि हमने नई बुक निकाल दी है, इसलिए आपको नई बुक ही लेनी है, पुरानी नहीं लेनी है, क्योंकि हर बार चीज़ें अपडेट होती हैं। और नई बुक हमने निकाली है प्रतिभा के नाम से। प्रतिभा सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, च्यवन प्रकाशन की ये वाली बुक है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, बुक का फ्रंट पेज आपके सामने ये है, जिसमें सबसे ऊपर प्रतिभा लिखा हुआ है, फिर रीट लिखा हुआ है, फिर नीचे लेखक के रूप में हमारा नाम है, लेखक अशोक पारिक। ये फ्रंट पेज है। ठीक है, और पीछे देखिए बैक पेज आपको दिखाता हूँ। बैक पेज पे लेखक के रूप में मेरा परिचय है, जिसमें बगल में मेरी फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो आप वाकिफ़ होंगे शायद इस फ़ोटो से। आप इसको देख के आराम से बुक को पहचान लेना। वापस एक बार आपको फ्रंट पेज दिखाता हूँ। ऊपर, सबसे ऊपर प्रतिभा लिखा हुआ है, फिर रीट लिखा हुआ है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लिखा हुआ है, लेखक के रूप में मेरा नाम है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता दूं, अभी चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप घर पे बैठे हैं, और आप ये ऑनलाइन मंगवाना है ना, मेरे टेलीग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे बुक का लिंक है, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स में मैं इसका लिंक शेयर करूंगा ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन आप ये बुक मंगवा सकते हैं। बहुत ही कम कीमत है, ज़्यादा कीमत नहीं है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। मैं ये कहता हूँ रामबाण है, न केवल रीट के लिए, बल्कि सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी टेट के लिए, डी ट्रिपल एस बी के लिए, केवी के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्ज़ाम आप आने वाले भविष्य में देंगे, ये बुक आपके लिए रामबाण होगी। ओके, तो शुरू करें बुक का रिव्यू और एनालिसिस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यारे विद्यार्थियों। अपनी माइक्रो टेस्ट सीरीज़ का जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। 6 माइक्रो टेस्ट सीरीज़ हमने डाल दी हैं। 7वीं आपको आज शाम को, आज रात में डालूंगा। ठीक है, आज मैं थोड़ा अलग से एक आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। वो एक्चुअली काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं बुक के बारे में, तो मैंने सोचा कि बुक के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो आज का अपना ये वीडियो रहेगा बुक के बारे में। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके सामने जो बुक है, प्रतिभा, फिर लिखा हुआ है रीट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। अगर आपको दिख रहा है तो ये फ्रंट पेज में आपको दिखा रहा हूँ, अशोक पारिक। ये च्यवन प्रकाशन से है, ध्यान देंगे। इससे पहले अपनी सिखवाल से बुक आई थी, वो पुरानी हो गई है ना, आउटडेटेड है। वो भी बढ़िया है बुक, पर अभी वो पुरानी है, इसलिए आपको पता है लेटेस्ट वर्जन में चीज़ें बेहतर होती रहती हैं, हम भी अपडेट करते रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैंने ये देखी है, परेशानी बुक में ये आती है कि आप कितना भी ध्यान से लिखो, फिर भी क्या है कि कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक, या तो आपका टाइपिंग करने वाला मिस्टेक कर देगा, या फिर कहीं आप उसमें जो उनको मिक्स करते हैं तब गड़बड़ हो जाती है, कहीं कोई और गड़बड़ हो जाती है। इसलिए हर बार गड़बड़ होती रहती है। पर बेहतर तरीका ये है कि सब अपने पास, चूँकि आपसे हम जुड़ चुके हैं, ये ज़रिया है, तो इसमें हम जो चीज़ें अपडेट करनी है उनको अपडेट भी करते रहेंगे, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, चलिए साहब। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये च्यवन प्रकाशन की बुक है, प्रतिभा के नाम से है। रीट, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये न केवल रीट बल्कि सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवी की जितने एग्ज़ाम्स हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सब में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि हम अपडेट वर्जन निकालते रहेंगे। तो आज का वीडियो अपना इसके बारे में एक तरीके से रिव्यू समझ लें आप, रिव्यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों ये बुक खास है। एक तो मैंने कोशिश की है कि बाइलिंगुअल लिखूं। ठीक है, तो बाइलिंगुअल यूज़ किया है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको इंग्लिश में भी यूज़ किया है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले जैसे अपन इसको खोलते हैं, तो अ, आपको पता है रीट में स्टार्टिंग होती है बाल विकास से। ठीक है, पर मेरी पिछली सिखवाल की बुक में एक प्रॉब्लम आई थी। सबने कहा था कि सर, इसमें आपने जो स्टार्टिंग में हिस्ट्री है साइकोलॉजी की, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान परिचय, अलग अलग स्कूल्स हैं साइकोलॉजी में, उनके बारे में भी जोड़ना है। तो इस बुक में हमने वो कमी पूरी कर दी। और इसमें देखो, सबसे पहले ही हमने वेरियस साइकोलॉजिस्ट, उनके स्कूल्स, बुक्स, परिचय के रूप में एक पहला टॉपिक दिया है, जो बेहद शानदार है, और बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। ठीक है, इसके बाद ये जैसे पूरा होता है, उसके बाद आपको मैं बता दूं, इनक लगा लेता हूँ, अभी साइट में थोड़ी प्रॉब्लम है। ओके, चलिए सब। तो साइकोलॉजिकल स्कूल्स हैं, बुक्स हैं, और इसमें
प्लेटो, रूसो से लेके नेथेनियल, गेज, जॉन लॉक जैसे मनोवैज्ञानिकों का जिक्र हमने किया है। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक मैं फिर बता दूं आपको रीट में डायरेक्ट नहीं है, पर फिर भी इसमें से कई कई बातें आती हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ये पहला टॉपिक दिया है। ठीक है, और टॉपिक के बाद, हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने कोशिश की है, मेरा शुरू से ये एटीट्यूड रहा है कि बहुत साधारण और सिंपल जो प्रश्न हैं जिनको हम बार बार पढ़ लेते हैं हर कहीं, उनसे आप बुक को मोटा मत करो, केवल एडवांस चीज़ें दें। ठीक है ना, तो मैंने कोशिश की है कि वो एडवांस चीज़ें सारी आपको दूँ। उसके बाद देखिए आप यूनिट फर्स्ट आती है बाल विकास। तो बाल विकास में ध्यान देंगे आप। बाल विकास में हमने अभिवृद्धि, विकास, और इसकी जो खास बात इस बुक की है मैं आपको बताऊं, वो ये है कि मैंने कोशिश की है कि इसमें इंग्लिश के टर्म्स जो परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं उनको ज़रूर यूज़ करूं, और उनको मैंने आपके लिए दिया है इसमें, तो आप खुद देख सकते हैं। देखिए, ठीक है ना, जैसे ग्रोस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये तो है ही, साथ में कुछ बातें सिफेलोकोडल, एनिमिज्म, तो आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, ये हमने इंग्लिश हिंदी में दोनों में दी है। इंग्लिश हिंदी मतलब उसमें रोमन हिंदी में दी है, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जो बहुत कॉमन है, आप खूब पढ़ते हैं इनके बारे में। ठीक है, और इसमें कुछ मॉडल्स हैं, संज्ञानात्मक विकास है, जीन पियाजे, ठीक है, कोहलबर्ग है, एरिक्सन मॉडल है, फ्राइड है, सिगमंड फ्रॉइड की चीज़ें हैं इसमें बेहतरीन। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं जीन पियाजे का नैतिक विकास, जिसका कई बार बच्चे उल्लेख करते हैं। ठीक है, वीडियो भी डालूंगा, तो नैतिक विकास में हेट्रोनोमी, ऑटोनोमी वाली सारी चीज़ें हमने इसमें दी हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। यूरी ब्रॉनफेनब्रेंडर का परिस्थितिकी मॉडल है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषा विकास की भी कुछ बातें हमने लिखी हैं जो आपके पेडागोजी में भी उतनी महत्वपूर्ण है, उतनी काम आएंगी। तो इस तरह से ये पहला यूनिट है। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो ये पहली यूनिट पूरी होती है। उसके बाद दूसरी यूनिट आती है। दूसरी यूनिट में बहुत सी चीज़ें हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इसे में आपके पर्सनैलिटी है, इसे में इंटेलिजेंस का टॉपिक है। तो इनको बखूबी हमने जो काम की बातें हमने दी हैं, आप देख सकते हैं शेल्डन की बुक सोमेटोटाइप सिद्धांत, जिसमें हमने इनकी स्केल तक का जिक्र किया है, जो परीक्षा में बहुत पूछी जाती है आजकल। ठीक है ना, पर्सनैलिटी में बहुत सी बातें हैं, आलपोर्ट, MMPI, JMPI, आइजेंक, सबका हमने जिक्र किया है। इवन हमने व्यक्तित्व के ओसन मॉडल, पंचकारक मॉडल तक का इसमें उल्लेख किया है, जिक्र किया है। उसके बाद फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बुद्धि। तो बुद्धि में हमने कोशिश की है कि जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको दें। हाँ, एक आध करेक्शन भी मैं आपको इसके बाद बताने वाला हूँ, वो ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बुद्धि में मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ख़ास टॉपिक है, जिसमें हमने कुछ बातें करी हैं। थॉर्नडाइक केटल की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ मैं आपको बता दूं केटल की फ्लूइड और क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस के बारे में अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, साथ में हैब के प्रकार है। हमारी पुरानी जो सीखवाल वाली थी, हैब और वर्णन दोनों ने एक्चुअली जो प्रकार दिए हैं, उसमें कई जगह हम पढ़ते हैं 3 प्रकार है, कई जगह हम पढ़ते हैं 2 प्रकार है। ठीक है, तो दरअसल हैब ने 2 ही प्रकार दिए हैं, तीसरा जो सी टाइप है वो वर्णन ने जोड़ा है। ठीक है ना, तो हमने इसको भी इसमें क्लियर किया है। ठीक है, इसके अलावा एक और ख़ास बात जो आपको बहुत कम मिलती है, संस्कृति स्वच्छ बुद्धि परीक्षण, संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, जो सबसे पहला केटल ने दिया था, तो उनकी भी हमने इसमें बात करी है। ठीक है, इसके अलावा फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है सॉरी, विशिष्ट बालक, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। उसमें हमने गिफ्टेड चाइल्ड, डल, मंदबुद्धि, बैकवर्ड चाइल्ड, इन सब के बारे में दिया है। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण ये टेबल है, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, आपने पढ़ा होगा ना कि साहब एडुकेबल कौन से होते हैं, ट्रेनेबल कौन से होते हैं, कस्टडियन कौन से होते हैं, शिक्षण योग्य, प्रशिक्षण योग्य, संरक्षण योग्य, वो पूरा। इसके अलावा देखिए आप ये पूरी टेबल APA और AMD की जो टेबल है, इसमें से जरूर प्रश्न आता है। ठीक है, कि साहब IQ के आधार पे AMD ने बौद्धिक रूप से अशक्त बालकों की मेनली 4 श्रेणियाँ दी हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो इसमें से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, तो हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें LD का भी जिक्र है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, इसके अलावा रेने जूली के बारे में कुछ है। ओके, तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कोशिश करी है मैंने कि शॉर्ट में आपको दूं,
और चूँकि ये मेरी क्लास नोट्स पे बेस्ड है, इसलिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें तो हैं ही, साथ में हमने बहुत साधारण चीज़ों को कोशिश करी है कि इसमें नहीं लें, इसलिए वो ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर यूनिट 4 शुरू होती है, अधिगम। आप समझते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है अधिगम का टॉपिक, ठीक है। तो अधिगम में हम ध्यान रखेंगे, हम कई जगह पढ़ते हैं, सारी चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं जो हम पढ़ ही लेते हैं कि साहब क्या अधिगम है क्या नहीं है। फिर अधिगम के सिद्धांत की सब लोग बात करते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, बिल्कुल हमने भी करी है, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, आप क्यों इस बुक को लें, वो ये कि साहब आपको जनरली थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर तो हर जगह मिल जाता है, और साहब आपको टोलमैन कहीं कहीं मिलता है, आपको कूट लेविन, एडविन गुथरी, क्लार्क हल की बातें कहीं कहीं मिलती हैं। तो हमने ख्याल रखा है कि वो तमाम चीज़ें इसमें दें। साथ में हमने इसमें आपको बता दूं कंस्ट्रक्टिविज्म दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे परीक्षा में जरूर प्रश्न आते हैं। हमने वाइगोत्स्की के बारे में अच्छी बातें दी हैं, जीन पियाजे तो पहले ही खैर हो चुका है। इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात करी है, लर्निंग कर्व की बात करी है, अधिगम वक्र जिनके बारे में आप अक्सर कमेंट करते रहते हो सब, ठीक है ना, उन्नतोदर नतोदर, तो वो सारी चीज़ें इसमें क्लियर है, ठीक है। डेविड कोल्ब का मॉडल भी बहुत व्यवस्थित तरीके से दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं, थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक थी, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम, डेविड कोल्ब मॉडल भी इसमें हमने दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैपिंग आप देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा है ना, तो ये सब भी इस बुक में हमने दिया है, ओके। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, और वो है इनकी बात कर चुके हैं हम, अधिगम वक्र की बात कर चुके हैं, ओके। चिंतन, तो चिंतन में आपको बता दूं, चिंतन बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो चिंतन के बारे में, चिंतन, भाषा, चिंतन के प्रकार, जिम्बार्डो रूक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। नया टॉपिक जो इस बार आपके जुड़ा है, कल्पना, ठीक है, तर्क, समस्या समाधान, ये सारे हमने इसमें लिए हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, तर्क, समस्या समाधान, इसकी विधियाँ, ये हमने इसमें सब लिए हैं, ओके। चलिए साहब, उसके बाद फिर अगली यूनिट है, नहीं, अगला टॉपिक है मोटिवेशन। इस यूनिट में मोटिवेशन, तो मोटिवेशन की भी कुछ बेहतरीन खास बातें हमने ली हैं, ठीक है। जैसे स्पेशली मोटिवेशन साइकिल वगैरह तो खैर है ही, हमने कोशिश की है कि कुछ ऐसे टर्म्स जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं वो आपको ज़रूर दें, है ना। तो जैसे इसी में मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, साइकोसोशियल मोटिव्स के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मेनली 3 माने जाते हैं, अफिलिएशन मोटिव, पावर मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, इनके बारे में हमने बाकायदा इसमें उल्लेख किया है, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, और फिर मैं आपको बता दूं, इसकी जो लास्ट यूनिट है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसमें भी हमने आपके लिए कुछ बेहद खास और अच्छी बातें दी हैं, अच्छी चीज़ें दी हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, तो आप देख सकते हैं इसमें हमने टीचिंग वेरिएबल्स, टीचिंग लेवल्स, फेजेज, है ना, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के चर, शिक्षण के चरण, ठीक है। साथ में टाइप्स ऑफ टीचिंग, साथ में ब्लूम की पूरी टेक्सोनोमी जो बहुत शॉर्ट में आपको दी है, जो आपके बहुत काम की रहेगी परीक्षा के लिहाज से। तो इस तरह से ये यूनिट पूरी होती है। उसके बाद फिर ये यूनिट नहीं, इसका पहला ये हमने कोई बेस बनाया था जो ब्लूम की टेक्सोनोमी और कुछ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में था। उसके बाद कुछ बेहद खास बातें हैं, एनसीएफ 2005, तो जो महत्वपूर्ण है, जो मेरी क्लासरूम की चीज़ें हैं वो, प्लस कुछ और भी है इसमें एक्स्ट्रा, एनसीएफ 2005 हमने दिया है। फिर यहीं पे इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक्शन रिसर्च आप देखेंगे कि वो 2 या 3 बेहतरीन बातें हैं जिनमें से एक जरूर परीक्षा में पूछी जाती है, वो हमने लिया है, ओके। फिर हमारे चैनल का ऐड है आप तो कर ही रहे हो खैर, ओके। उसके बाद बेहद खास है मूल्यांकन, और मूल्यांकन में आपको बता दूं, मूल्यांकन में सीसी का जो रोल है वो हमने पूरा दिया है। कुछ अब्रीवेशंस आप देख सकते हैं, सीसीपी क्या है, एबीएल क्या है, एसबीए क्या है, सीसीई क्या है, इनके बारे में हमने फिर चर्चा करी है, ओके दोस्तों। तो इस तरह से बात कर रहे थे हम अब देखिए, लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल, ये एकदम नया टॉपिक है जो हमने अपनी बुक में दिया है, ठीक है। इसके अलावा फिर हम आगे चलें तो राजस्थान में सीसी के बारे में है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे अक्सर कमेंट करते हैं कि सर सीआरटी एनआरटी क्या होता है, आज तक समझ में नहीं आया। तो हमने इसमें एनआरटी, सीआरटी, बेंचमार्क, ये सारा कुछ दिया है, बहुत शॉर्ट में है और बहुत ही काम का है। तो आशा है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, नई जो एबीसी ग्रेड्स है, ठीक है, टर्म विभाजन 45, 40, 15%, ये सारा हमने इसमें दिया है, ओके। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने नई शिक्षा नीति की एक झलक भी आपके लिए दी है। आरटी 2009, इसमें जो कोई अमेंडमेंट हुआ है वो भी हमने शामिल किया है, ठीक है। तो इस तरह से सारे टॉपिक्स हमने, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 एक नज़र में,
तो ये उस समय 2019 थी, ठीक है। 2020 जो भी जिस भी नाम से आएगी, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमने इसमें दी है। और इसके बाद एक एनसीईआरटी की महत्वपूर्ण शब्दावली है जो हमने इसमें शामिल की है। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में भी बहुत चीज़ें हमने शामिल की हैं, तो ये आपके लिए परीक्षा में बहुत ही काम की चीज़ रहेगी। और इस बुक को खास बनाने के लिए एक और चीज़ हमने आपके लिए करी है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वो है दरअसल अब तक सी टेट से लेके अलग अलग वेरियस स्टेट के टेट्स में, अपने रीट में आए हुए कुछ बेहतरीन वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हुए हैं, उनको हमने बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिया है और ऑथेंटिक उनके आंसर्स भी लिए हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी सेगमेंट महत्वपूर्ण रहेगा कि करीब 200-300 प्रश्न हैं। ये 7 मॉडल पेपर्स हैं, ध्यान देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में हैं। और ये खास बात मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडल पेपर्स हैं इनके आंसर सबके हमने लास्ट में दिए हैं और ऑथेंटिक आंसर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब एक और आपको बात कहना चाहूँगा मैं, जिसके लिए खास मैंने ये वीडियो बनाया है, वो दरअसल ये है कि देखो, जब भी हम कोई बुक लिखते हैं तो उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, वो अगले एडिशन में दूर करते हैं। उसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं, फिर अगले एडिशन में दूर करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कमियां रही, पिछले मेरी सिखवाल वाले में जो कमियां रही, वो मैंने कोशिश करी इसमें मैंने दूर कर दूं। बहुत हद तक मैंने दूर कर भी दी, पर फिर भी क्या होता है कि कई बार कोई टाइपिंग और प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण से एक आध चीज़ें रह जाती हैं। तो अपने को ये ज़रिया मिला है, तो क्यों ना हम उन चीज़ों को भी दूर कर लें, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसमें जो करेक्शंस हैं उनकी बात करूँगा। अब ज़्यादा नहीं है, मेजर नहीं है, पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। चलिए साहब, तो अब हम शुरू करेंगे इस बुक में करेक्शंस क्या करने हैं। तो सबसे पहले पेज नंबर 41 निकालिए आप। 41 आप ये अगर सुन रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड कर लें, कहीं नोट कर लेना। जब आप बुक लेके आए तो फिर उसमें इस चीज़ को करना है, ठीक है। पेज नंबर 41, ये 40 नंबर पेज आ गया साहब। और इसमें हमको जो पहला करेक्शन करना है, करेक्शन नहीं है दरअसल, वो क्या है, जैसे पहली कोहलबर्ग की स्टेजेस दे रखी है इसमें, ठीक है ना। पहली आप देखिए पनिशमेंट एंड ओरिएंटेशन और पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। दूसरा है अहंकार, सुखवाद, साधनात्मक, सापेक्षवाद। चूंकि इनके बहुत से नाम है, देखो, नैव हेडोनिस्टिक है, इंस्ट्रूमेंटल है, रिलेटिविस्ट है, टिट फॉर टेट है, ठीक है ना। पर इसमें एक नाम जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आता है, वो आपको और लिखना है। और वो क्या था, वो था इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, वैयक्तिकता, वैयक्तिकता और विनिमय की अवस्था। तो वैयक्तिकता और विनिमय हिंदी में लिख लेंगे, वैसे मैंने इस पर वीडियो बना दिया है पहले। वैयक्तिकता और विनिमय हिंदी में लिख लेंगे, दूसरी अवस्था का ही नाम है। और इंग्लिश में एक और नाम हो जाएगा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज। वैसे टिट फॉर टेट तो लिखे रखा है, ठीक है ना। इसी तरह से पांचवी जो स्टेज है, लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेज, तो यहां ध्यान देंगे आप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक शब्द आपको और जोड़ना है, याद आया कौन सा, यस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि इसमें कंफ्यूजन होता है, इस इंडिविजुअल में और उस इंडिविजुअलिज्म में बहुत बार कंफर्म होता है। ये मैंने वीडियो में क्लियर किया है मेरी माइक्रो टेस्ट सीरीज में, तो जिन लोगों ने नहीं देखा बहुत ध्यान से उसको देखना है। इंडिविजुअल राइट्स, तो ये पांचवी स्टेज क्या हो जाएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स स्टेज। बस केवल ये बहुत दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक बेहद खास और महत्वपूर्ण बात है जो पिछली सिखवाल की मेरी बुक में भी मैं करेक्ट नहीं कर पाया था, टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक थी, और यहाँ भी वापस वही हुआ, तो अब आप इसको कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 41 पे ही विशेष लिखा हुआ है, ठीक है ना। विशेष आप पढ़ रहे हैं, विशेष, विशेष के नीचे लिख रखा है, कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक की अवस्था को नैतिक तरकना की अवस्था का है, बिल्कुल का है, क्योंकि इन्हीं बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, इन्हीं से स्टोरीज सुनाई थी, 72 ग्रुप्स, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, नैतिक विकास विशिष्ट से सामान्य होता है। तो दरअसल ये विशिष्ट से सामान्य नहीं है, बल्कि आपको याद है ना, वीडियो में आपने देखा था, ये है निरपेक्ष से सापेक्ष। तो यहां सब लोग कर लेंगे, निरपेक्ष से सापेक्ष, एब्सोल्यूट टू रिलेटिव, निरपेक्ष से सापेक्ष। तो विशिष्ट से सामान्य को हटाएंगे और इसकी जगह निरपेक्ष से सापेक्ष लिख लेंगे। ये 41 नंबर का पहला इस बुक का करेक्शन है, ओके। अब चलिए आगे, और अगला करेक्शन आएगा पेज नंबर 50। देखिए 50 नंबर का पेज निकालते हैं हम, और 50 नंबर पेज पे आप देखिए एक प्रश्न है, ठीक है ना। और प्रश्न ये है कि ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत, 50 नंबर पेज पे प्रश्न देखिए आप, दिख रहा है,
ओके, ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। दरअसल ज्ञान रचनात्मक और कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है ना, संरचनावादी अधिगम है। और इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन आंसर नहीं लगा रखा, ठीक है ना, तो इसमें आंसर उससे कहीं भूल हो गया, तो यहाँ पे आप राइट आंसर कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, पहला राइट आंसर होगा स्वयं सीखना, तो ए कर लेंगे इसमें। ये पेज नंबर 50 पे है। ओके, इसके बाद 53, अगला करेक्शन पेज नंबर 53 पे है। और 53 पे कोई मेजर करेक्शन नहीं है, पर आप देखिए 53 में, आप देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है, किसने सामोआ द्वीप पर किशोरावस्था पर प्रयोग किए? तो मेरे ख्याल से चर्चा कर चुके हैं हम। आंसर है मार्गरेट मीड। तो मार्गरेट मीड की जगह यहाँ पे मैं की जगह भय लिखा गया, मीड की जगह मोड हो गया, ठीक है ना, तो इसको हल्का सा करेक्शन कर लेंगे आप, यहाँ पे लिख लेंगे मार्गरेट मीड। वैसे अंदर मैंने इस बुक के ये मार्गरेट मीड का उल्लेख किया है, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो खुद ही करेक्शन कर लेते हैं, पर फिर भी मार्गरेट मीड बी नंबर ऑप्शन में जो है वो सही प्रिंट नहीं था, तो उसको सही करना है। 53, पेज नंबर 53। ओके, अब चलते हैं आगे, और आगे मैं आपको बता दूं, इसके बाद अपना अगला करेक्शन आएगा पेज नंबर 69। ये मेजर करेक्शन है, ध्यान देना, पेज नंबर 69। और ध्यान देंगे 69 दरअसल गिलफोर्ड मॉडल है। तो मैं आपको बता दूं, गिलफोर्ड मॉडल हमने अब तक, देखो इसके पहले हमने इसमें लिखा है ओसीपी मॉडल, ठीक है, पहले वाले सिक्फाल में सीओपी मॉडल लिखा था। तो दरअसल 3 विमाएं जो बताई हैं उसमें एक कंटेंट्स है विषय वस्तु, एक ऑपरेशंस है संक्रिया प्रक्रिया, और एक प्रोडक्ट है उत्पाद या परिणाम, ठीक है। तो कभी इसको पहले लिखते हैं, कभी बाद में लिखते हैं, पर अगर परीक्षा में सीक्वेंस पूछ लें तो करेक्शन कर लेना, वो सिखवाल वाले भी कर लेना, और आप भी इसमें इसको ओसीपी मॉडल बोलेंगे, सीओपी मॉडल नहीं बोलेंगे। मेरी उत्कर्ष की क्लासेस में सीओपी मॉडल है, वो भी करेक्शन कर लेना। ओसीपी मॉडल है क्योंकि पहले हम ऑपरेशंस को शामिल करेंगे। जब पहले हमने ऑपरेशंस को शामिल कर दिया तो ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात, इन्होंने तत्वों की संख्या जो बताई वो आपको पता है, सबसे पहले 3 विमाएं थी, ठीक है ना, तो 3 विमाएं थी। 1967 में उन्होंने तत्वों की संख्या बताई थी 120, ठीक है। फिर 77 में 150 हो गए थे, और फिर 180 हो गए थे, याद है ना आपको। लेकिन अगर सीक्वेंस पूछ ले, यानी सबसे पहले जो 3 विमाएं थी, तो उनमें अगर ऑपरेशंस को पहले करेंगे तो 120 जो तत्व थे उसको हम 4 गुणा 5 गुणा 6 बराबर 120 लिख गए, ये नहीं करेंगे, बल्कि पहले 5 लिखेंगे, तो 5 गुणा 4 गुणा 6, क्योंकि ऑपरेशंस में 5, विषय वस्तु में 4 और प्रोडक्ट्स में 6 थे, तो कुल मिला के ये 120 करेंगे। तो ये क्रम 4 गुणा 5 गुणा 6 लिख रखा है, इसके जगह आप करेंगे 5 गुणा 4 गुणा 6। ओके, फिर दूसरी बार जब 150 तत्व हुए तो पता है आपको क्या हुआ था, दूसरी बार विषय वस्तु नामक विमा का एक फिगुरल जो तत्व है उसके 2 भाग किए थे, रिकॉर्ड और रिटेन। मैं पढ़ाऊंगा आपको इसके बारे में, वीडियोस में भी डालूंगा, तो ऑफलाइन के बच्चे जानते ही हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, विषय वस्तु के जो 4 तत्व थे वो 5 हो गए, तो दूसरी बार सीक्वेंस बनी, दूसरी बार 5 गुणा 5 गुणा 6, 5 इंटू 5 इंटू 6, और ये 150 तत्व हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेक्शन है, इसमें कुछ मिस प्रिंट है, 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखा है शायद, हाँ, तो आपको करना है 5 गुणा 5 गुणा 6, 150। ओके, फिर फाइनली क्या हुआ था 77 में हुआ था कि माफ करें, ऑपरेशन जो विमा है उसके मेमोरी नामक तत्व के 2 भाग किए थे, एक रिकॉर्ड एक रिटेन। तो चूंकि ऑपरेशन में पहले 5 थे, अब हो जाएंगे 6। तो इस बार आप क्या करेंगे, 1988 में 180 तत्व जो बताए हैं उसकी सीक्वेंस आप करेंगे 6 गुणा 5 गुणा 6, 6 इंटू 5 इंटू 6 बराबर 180। तो मेरे ख्याल से एक बात समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। 120 में 5 गुणा 4 गुणा 6 का सीक्वेंस है, 150 में 5 गुणा 5 गुणा 6 का सीक्वेंस है, और 180 में 6 गुणा 5 गुणा 6 का सीक्वेंस है। ये गिलफोर्ड मॉडल की बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, अब चलते हैं पेज नंबर 76 पे, आप देखिए पेज नंबर 76। तो 76 पे दरअसल कोई बड़ा मेजर करेक्शन नहीं है, पर फिर भी हमने बुद्धि के बहुत से स्टेटमेंट्स अपनी बुक में दिए हैं। उनमें एक स्टेटमेंट दिया है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, ये वुडरो ने बोला है। किसने बोला है? वुडरो ने। और यहाँ जो ऑप्शन है 4, उसमें बी ऑप्शन देखिए आप, इसमें वुडवर्थ लिख दिया, वुडरो नहीं लिखा। तो हमको क्या करना है, वुडवर्थ के स्थान पे वुडरो कर लेना है। ऑप्शन बी राइट होगा, पर वुडवर्थ नहीं है बल्कि ये वुडरो है, वुडरो। ओके, तो पेज नंबर 76 का करेक्शन हो गया। उसके बाद चलते हैं पेज नंबर 80 पे, 78, 79 और ये रहा 80। और पेज नंबर 80 पे मैं आपको बता दूं, 80 पे माफ करें, ये है 81 पे है। ओके,
पेज नंबर 81 पे है, 81 पे देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यक्तिनिष्ठ विधि है? व्यक्तिनिष्ठ, 4 ऑप्शन हैं, IBT, TAT, CAT। तो इस बुक में भी हमने लिख रखा है, आप सब पढ़ भी चुके हैं, ये मिसप्रिंट हुआ। व्यक्तित्व की व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव मेथड प्रश्नावली होगी, प्रश्नावली। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है, तो सी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन डी कर लेंगे इसको काट के, ठीक है, क्योंकि प्रश्नावली सब्जेक्टिव है, बाकी ये सारी प्रोजेक्टिव हैं, IBT, TAT, CAT प्रोजेक्टिव हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। ओके, पेज नंबर 80। उसके बाद पेज नंबर 90 में देखिए करेक्शन है, पेज नंबर 90, ध्यान देंगे आप, 80, 89 और ये रहा 90। ओके, पेज नंबर 90 पे देखिए, पेज नंबर 90 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, देखो आप क्या कह रही है, हमने इसमें इवन सिंड्रोम्स के बारे में भी दिया है, ठीक है ना, सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है, हाँ, पेज नंबर 90 में जो LD के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दे रखी हैं, 89 से शुरू हुआ है ना, हाइपरलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्लेक्सिया, डिस्थीमिया, डिसमेमोग्राफिया। इसमें हमने 15 नंबर ADHD दे रखा है। तो बहुत जगह, बहुत सी किताबों में ADHD को लर्निंग डिसेबिलिटी माना जाता है, पर वास्तव में ADHD सिमिलर टू लर्निंग डिसेबिलिटी है, कि डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए यहाँ 15 नंबर हमने जो लगा रखा है, आप इसको समझेंगे कि ये 15 नंबर सीक्वेंस में हमने लगा दिया, पर आपको समझना है कि ADHD अलग होता है। ADHD क्या होता है? अलग होता है। ADHD लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं मानी जाती। अगर ऐसा कोई प्रश्न परीक्षा में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हल्का सा आप 15 नंबर के पास कोई नोट लगा लेना, या कोई स्टार लगा लेना। और स्टार का मतलब क्या है कि ADHD दरअसल अधिगम अक्षमताओं में शामिल नहीं होता, तो ADHD अलग है। ओके, वैसे ADHD क्या है, फुल फॉर्म वगैरह यहाँ जो लिखा हुआ है वो बात सही है, पर ADHD अलग है। ये पेज नंबर 90 का करेक्शन है। ओके, उसके बाद पेज नंबर 95 चलिए साहब, आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा करेक्शन है, कुछ करेक्शन नहीं है, ठीक है ना, चीज़ें अपडेट हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इनको दे रहे हैं। 95 पे कोई बड़ी बात नहीं है, पर छोटी सी बात है। देखिए 95 पेज नंबर पे क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उनमें इधर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, पढ़िए इसको आप, ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, निशुल्क बच्चों के लिए समेकित शिक्षा। तो ये निशुल्क बच्चों नहीं है, बल्कि निशक्त बच्चों हैं, निशक्त। तो यहाँ हल्का सा करेक्शन कर लेंगे आप, निशक्त, निशुल्क की जगह आ जाएगा निशक्त। निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का उद्देश्य, और आगे इसके आंसर्स दे रखे हैं। ओके, उसके बाद चलेंगे पेज नंबर 101, 101, आपका आ गया 102, ये 101। और 101 में क्या है देखिए आप, 101 में जो प्रश्न दिए हैं उसमें यहाँ पे देखिए आप, ये लास्ट प्रश्न है इधर से, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है। आप 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे, आत्मीकरण, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा निवारण, निर्णय। तो आप खुद ही देख लेंगे, क्योंकि इसमें पहले भी लिखा हुआ है कि सब 3 तो प्रत्यक्ष हैं, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, बाधा निवारण और निर्णय, लेकिन केवल एक आत्मीकरण है वो अप्रत्यक्ष है। तो यहां मिसप्रिंट 2 जगह हुआ है, ठीक है ना। तो पहली बात तो अप्रत्यक्ष विधि का उदाहरण नहीं है, तो अप्रत्यक्ष के तो 3 उदाहरण नहीं है, तो नहीं काट देना इसमें से। तो अब अपना नया प्रश्न बन गया, नहीं काट दिया हमने, कि अप्रत्यक्ष विधि का उदाहरण कौन सा है, और 4 में से एक ही है, ए, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो दे रखा है डी नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर डी के स्थान पे डी को करेक्ट कर लेंगे, ए फॉर एप्पल करेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है आत्मीकरण, ए, डी के स्थान पे क्या कर लेंगे, ए कर लेंगे। ओके, उसके बाद 109 पेज पे एक छोटा सा करेक्शन है, 109। देखिए 109 पे कितने शानदार चीज दी है, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। यानी यहाँ पे पुनर्बलन और दंड दोनों, मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ इस पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है टॉपिक, क्योंकि इस पे जरूर परीक्षा में प्रश्न आएगा, ठीक है ना। पुनर्बलन सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है, अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, ठीक है ना। पनिशमेंट चाहे सकारात्मक है चाहे नकारात्मक है, अनुक्रिया की संभावना को घटाता है। तो स्किनर के पुनर्बलन और दंड के कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से मैंने इस बुक में दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसके एग्जाम्पल तक सब है, ठीक है ना। पर यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, 109 पेज में यहाँ पे जो लिखा है ना, अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, देखिए अंतराल पुनर्बलन अनुसूची, और इसमें यहाँ पे 2 प्रकार के हैं। तो निश्चित अंतराल होगा, निश्चित अनुपात नहीं होगा, तो इस अनुपात की जगह, और परिवर्त्य अनुपात लिखा है इस अनुपात की जगह,
दोनों जगह अनुपात के स्थान पे अंतराल शब्द आ जाएगा, अंतराल, क्योंकि अंतराल के प्रकार पढ़ रहे हैं ना, तो अनुपात नहीं है बल्कि अंतराल है। तो ये हो जाएगा निश्चित अंतराल पुनर्वलन, ये हो जाएगा परिवर्त्य अंतराल पुनर्वलन। ठीक है, तो अनुपात दोनों जगह करेक्शन कर लेंगे, अनुपात नहीं है बल्कि इनकी जगह क्या है, अंतराल है। ओके, इसी तरह से हाँ ये हो गया बस। अब लास्ट बट नोट द लिस्ट 177, 177 पर, 177 नंबर पेज पे एक और छोटा सा करेक्शन है। ओके, और देखो वो क्या है, आप देख रहे हैं 170 नंबर पेज पे आखिर में कुछ महत्वपूर्ण हमने एनसीईआरटी के तथ्य दिए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा में आए हुए तथ्य दिए हैं जो बेहद खास हैं। तो उनमें आप देखिए, बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का अध्ययन किसने किया, इसका प्रयोग किसने किया, तो दरअसल ये लिखा एगेसेल। एगेसेल कोई शब्द नहीं है, दरअसल ये अर्नोल्ड गेसल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गेसेल है तो इसको गेसल कर लेंगे, गेसल, अर्नोल्ड गेसल। इनका मेच्योरिटी मॉडल हमने अलग से इसमें दिया भी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना, सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, ये सारे टर्म्स देने वाले गेसल हैं साहब, अर्नोल्ड गेसल। तो यहाँ पे गेसल कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से ये अपनी बुक है, जैसे मैं कुछ करेक्शन है मैंने करवा दिए। मैं ये नहीं कहता कि फिर कोई करेक्शन नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर कोई करेक्शन मिले तो फिर मैं अपडेट कर दूंगा आपको, संभावना कम है मिलने की। अच्छा, ये पहला जो लोट है ना, उसी में ये प्रॉब्लम है, इसलिए अब आने वाली जो इसकी बुक्स आप जब तक लेंगे तब तक तो आपको ये करेक्शन होने के बाद मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने पहला लोट ले लिया उनको मैंने करेक्शन करवा दिए हैं। ठीक है, फिर भी कोई बात और होगी तो हम करते रहेंगे। बाकी संभावना ये है कि इसमें ऑथेंटिक से ऑथेंटिक चीज़ें हैं और आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मैंने कोशिश की है, और कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं रखी है, बहुत कम कीमत रखी है, तो मेरे ख्याल से आपको लेनी चाहिए, फिर भी आपकी मर्ज़ी है। हाँ, एक चीज़ और, मैं आने वाले टाइम में इस बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मुझे पता है कि कितने महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में भी मैं क्लासेस लूँगा, उनके बारे में सोलो करवाऊँगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। चूँकि थोड़ा टाइम अपना ऐसा चल रहा है, इसलिए आपको सावधान रहते हुए पढ़ाई जारी रखनी है, पॉजिटिव रहना है। ठीक है ना, लेकिन अब आप बोलेंगे साहब बुक दुकानें खुली नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑनलाइन मंगवाइए। ठीक है ना, ऑनलाइन आपको जहाँ भी आप हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हैं, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगी। और ऑनलाइन के लिए मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे भी आप ढूंढोगे तो आपको कहीं भी अमेज़ॉन पे, गूगल पे मिल जाएगी ये, लेकिन फिर भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो आज का ये खास वीडियो था अपना इस बुक के लिए, तो कुछ आपको कोशिश की हमने। ठीक है, और अपनी टेस्ट सीरीज़ बदस्तूर जारी रहेगी। आप हमसे ऐसे जुड़े रहें, दिल लगा के पढ़ते रहें और खूब खुश रहें, मस्त रहें। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। तो चिंता किस बात की, चिंता करनी नहीं है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।